और एक बार अगर प्लानिंग आपने कर ली अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने सारे एम्प्लॉय को ये एक ऑर्डर पास कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारे बनाए गए सारे प्लान्स को आपको फॉलो करना है। ऑलरेडी आपको पता है कि एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयर के बनाए गए सारे प्लान्स के ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। तो ऑलरेडी क्या होगा, तो प्लानिंग से जो होता है वो लीड्स टू रिजिडिटी को ज्यादा फोकस करता है। आप सारे दोस्त थे, आप सारे दोस्तों ने प्लान बना लिया, चलो भाई घूमने चला जाएगा, ठीक है। आपने ट्रिप प्लान किया, क्या चीज कि भाई हम जितने भी सारे 4 दोस्त होंगे, 4 दोस्त एक 4 व्हीलर को हायर करेंगे, 4 व्हीलर में सब अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा और सब घूमने फिरने अच्छे से जाएंगे। अब सब कुछ सेट हो गया, ड्राइवर भी रेडी हो गया, गाड़ी भी हमारे पास आने वाली थी, ठीक है। अब बाद में एक बंदे ने, मतलब जो दोस्त था, वो आके बताया कि भाई क्यों ना टिकट कर लिया जाए ट्रेन से, थोड़ा इकोनॉमी भी हो जाएगा, थोड़ा चीपर भी हो जाएगा और थोड़ा सफिशिएंट तरीके से आराम से जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे। कंपनी में कम से कम सर 10,000 यूनिट की सर सेलिंग करना चाहते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट में केवल हो पा रहा है 8,000। तो आपने जो प्लानिंग बनाया था 10,000 को लेकर के, वो तो सर 8,000 पे गया, तो 2,000 तो आपको नहीं मिला। तो एक तरीके से जो आपने प्रॉपर प्लान बनाया था, तो हो सकता है ना कि वो आपको सक्सेस दे भी और हो सकता है ना भी दे। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर को व्हाइट कोट पहनना है, लॉयर को एज अ ब्लैक कोट पहनना है, ये उनका रूल है। आप कदर उनकी करिएगा जो आपकी कदर करेगा, ज्यादा किसी की गुलामी करने से इज्जत की नीलामी हो जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जी हां, आपके अपने चैनल कॉमेट हब में। बच्चों, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने प्लानिंग के पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। उसमें क्या क्या हम लोगों ने टॉपिक कवर किए हैं, तो पहला हम लोगों ने समझा सर प्लानिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में कि प्लानिंग क्या है। फिर हम लोगों ने जाना बच्चों कि प्लानिंग के ऑलरेडी फीचर्स क्या होंगे, फिर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होंगे और सबसे बड़ी बात कि सर प्लानिंग का प्रोसेस क्या था। तो बच्चों, अब जो आज की डेट में जो पॉइंट बच गया हुआ था, हम लोग आज इस वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जी हाँ, 2 टॉपिक मेनली बचे हुए हैं। पहला क्या बचा हुआ है सर, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, मतलब सर जिसकी अच्छाइयाँ उसकी कुछ बुराइयाँ भी तो होंगी। एंड लास्ट पॉइंट क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। तो ये वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के संग पढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे केस स्टडीज को इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो आज जो शुरू करने वाले हैं वो क्या है, वो सर पहला पॉइंट हमारे पास निकल के आने वाला है सर लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या होता है बच्चों, समझिएगा। प्लानिंग को आपने अच्छी तरीके से डिस्कशन करके पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है, एक ऐसा रोड मैप है जो आपको सही रास्ते पर लेकर के जाएगा, जो आपके अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करके बताएगा और आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपके जितने सारे गोल्स होंगे वो अचीव हो जाएंगे। अब लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि प्लानिंग कभी कभी आपको सक्सेस की गारंटी नहीं भी तो देता है। मतलब जो चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं, कभी कभी वो चीज़ें निगेटिव भी तो हो सकती हैं। जी हाँ, आप सोचिए आप गूगल मैप का सहारा ले रहे हैं, तो जब जब कभी कभी आपके संग ऐसा जरूर हुआ होगा कि जैसे आपने गूगल मैप डाला और वहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन डाली कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुँचना होगा, तो कभी कभी तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे क्या होता है वो गूगल मैप आपको सही जगह पहुँचा देगा। और कभी कभी वही गूगल मैप जो आपको सही रास्ते पहुँचा रहा था, तो कभी कभी क्या होता है वो आपको गलत रास्ते पर पहुँचा देगा। अब पहुँचाएगा तो कभी कभी गलतियाँ तो उससे भी तो हो सकती हैं। तो सर वही कहानी सर कुछ यहाँ पे भी है। क्या है सर, अगर प्लानिंग की कुछ अच्छाइयाँ थी तो प्लानिंग सर कुछ बुराइयाँ भी हैं। अब प्लानिंग क्या है ऑलरेडी हमको पता था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फ्रॉम टू डू, क्या करना है, कैसे करना और किसके लिए करना है। तो आइए बच्चों, हम लोग आज की वीडियो में जो शुरू करने वाले हैं वो पहला पॉइंट क्या है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में पहला पॉइंट हम बच्चों क्लियर करता है एज अ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब भाई ये प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी क्या है भाई, देखो प्लानिंग किस नेचर का होता है, तो भाई प्लानिंग होता है सर एज अ रिजिड नेचर का। मतलब ऐसा होता है सर कि प्लानिंग को या प्लान्स को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने आप एक बिजनेसमैन है और आपने ये कंसिस्ट किया कि सर आपको अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर प्लान बना लिया और उस प्लान को आपने अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर लिया। अब जब तक आप उस प्लान को चेंज नहीं कर पाएंगे, जब तक उस प्लान के ऊपर वर्क नहीं होगा। और एक बार अगर प्लानिंग आपने कर ली अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने सारे एम्प्लॉय को ये एक ऑर्डर पास कर दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारे बनाए गए सारे प्लान्स को आपको फॉलो करना है। ऑलरेडी आपको पता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एम्प्लॉयर के बनाए गए सारे प्लान्स के ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। तो ऑलरेडी क्या होगा, तो प्लानिंग से जो होता है वो लीड्स टू रिजिडिटी को ज्यादा फोकस करता है। मतलब एक रिजिड नेचर का होता, बार बार प्लान को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार अगर प्लान बना लिए गए तो सर ऐसी कंडीशन में न तो मैनेजर आते हैं न तो प्लानिंग मेकर आते हैं कि बार बार उस प्लान को चेंज कर सकें। तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। प्लानिंग while essential for setting direction and achieving goals can sometimes lead to rigidity। वो रिजिड नेचर का होता है, उसको ज्यादा वो लीड करता है। और क्या कहता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दिस मीन्स दैट वंस अ प्लान इज एस्टेब्लिश्ड, अगर एक बार प्लान को एस्टेब्लिश कर दिया गया, बना दिया गया, तो मैनेजर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता।
एक मैनेजर ने क्या किया अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उन्होंने ये पर्टिकुलर काम किया कि सर एक प्लान बना लिया, उस प्लान को अपने कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। समझ रहे हैं बात को, आपको आ रही है? उन्होंने क्या किया, एक प्लान को अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कर दिया, सारे एम्प्लॉय उस प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिए। बाद में कंपनी के जो मेकर थे, जो कंपनी के जो टॉप लेवल अथॉरिटी थी, उनको बाद में समझ में आया, अरे यार ये हमने जो प्लानिंग दिया है, ये प्लानिंग अभी का नहीं, ये प्लानिंग तो 2 साल के बाद वाली प्लानिंग है, या 2 महीने के बाद इसको इंप्लीमेंट करना था, और हमने प्लानिंग क्या कर लिया, वो आज की डेट में इंप्लीमेंट करा दिया। अब क्या होगा, अब जब तक आप उसको चेंज कराने जाओगे, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं करते हैं, चेंज करोगे तो ह्यूज लॉस होगा, वो प्रॉब्लम होगी उस कंपनी को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को होगी। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब ऐसा क्या होता है, प्लानिंग जो होता है वो एक रिजिड नेचर का होता है, वो एक बार आपने प्लान बना लिया तो फिर प्लान को इंप्लीमेंट होना ही होना है। हाँ, एक बार आपने प्लान कर लिया फिर सब डिफिकल्ट हो जाएगा वापस आने के लिए। आप सारे दोस्त थे, आप सारे दोस्तों ने एक प्लान बना लिया, चलो भाई घूमने चला जाएगा, ठीक है, आपने ट्रिप प्लान किया, क्या चीज़ कि भाई हम जितने भी सारे 4 दोस्त होंगे, 4 दोस्त एक 4 व्हीलर को हायर करेंगे, 4 व्हीलर में सब लोग अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा और सब लोग घूमने फिरने अच्छे से जाएंगे। अब सब कुछ सेट हो गया, ड्राइवर भी रेडी हो गया, गाड़ी भी हमारे पास आने वाली थी, ठीक है। अब बाद में एक बंदे ने, मतलब जो दोस्त था, वो आके बताया कि भाई क्यों ना टिकट कर लिया जाए ट्रेन से, थोड़ा इकोनॉमी भी हो जाएगा, थोड़ा चीपर भी हो जाएगा, और थोड़ा सफिशिएंट तरीके से आराम से जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे। अब सोचिए, अब चारों में से किसी एक दोस्त ने ऑलरेडी प्लान बना लिया, सब कुछ प्रॉपर सेटअप कर लिया, और दूसरा क्या था, अब दूसरा बंदे जो आया, वास्तव में उसने गलत बात तो बोली नहीं कि भाई ठीक है हम ट्रेन से चलेंगे, ट्रेन से थोड़ा इकोनॉमी बढ़िया हमारी हो जाएगी, और 4 व्हीलर में थोड़ा ज़्यादा खर्चे पड़ जाएंगे, पेट्रोल के, डीजल के, गैस के ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो लेकिन अब आपके पास 2-2 प्लान हो गए, तो क्या आपने जो पहला प्लान बना लिया, जब सब कुछ ऑलरेडी मेक श्योर पूरा 100% रेडी हो चुका, क्या आप अब ऐसी कंडीशन में कि उस प्लान को फेल करके फिर दोबारा कोई प्लान बनाएंगे और दोबारा किसी प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, तो जरूरी है कि आपको ट्रेन में टिकट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों की जो प्लानिंग होता है वो लीड्स टू रिजिडिटी, वो एक रिजिड नेचर का होता है, कठोर होता है, जिसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और चेंज करेंगे तो लॉस आपका ही होगा। अब सोचो, आप एंड टाइमिंग पर 4 व्हीलर वाले को चेंज करोगे, और भैया ठीक है छोड़ दीजिए, दोस्तों का प्लान बदल गया, हम लोग ट्रेन से जाएंगे। अब सोचो, अब वो बंदा तो एडवांस लेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको पेमेंट कर दिया, तो उसमें पैसा आपका अलग से गया। आपने जो अपना प्लान बनाया था, ट्रिप बनाई थी, अपने जो पूरा स्ट्रेटजी बनाई थी, सब कुछ ऑलरेडी फेल। अब आप ट्रेन के हिसाब से बनाइए, ट्रेन के हिसाब से चलिए। समझ रहे हैं बात को क्या है? तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिड नेचर का होता है। सेकंड क्या होता है बच्चों कि सब प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है मे नॉट। अब मे नॉट का मतलब होता है सर कि वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में चेंज हो भी सकता है, मतलब उसमें काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसका मतलब क्या होता है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए बार बार चेंजेस कोई नेचर है, इन्वायरमेंट बार बार चेंज हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपका प्लानिंग बार बार चेंज भी हो जाए और प्लानिंग को भी आप बार बार चेंज कर सकें। और कभी कभी प्लानिंग ऐसे सिचुएशन में कभी कभी काम करता है और कभी कभी काम नहीं भी करता। तो बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये है कि वो प्लानिंग जो होता है वो क्या करता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल समझिएगा कि मतलब वो ऐसे डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाता। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब सर समझिए, जैसे मान लीजिए कि ठीक है हमने कोई प्लान बनाया था और हमने ये प्लान बनाए थे, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि आज हमने एक बुक फेयर लगा रहे हैं। तो आज बुक फेयर में क्या होगा, आज हमारे पास तकरीबन 1000 से 2000 कस्टमर आएंगे और बुक को देखेंगे, पढ़ेंगे और लेके चले जाएंगे। तो हमने 2000 का एस्टिमेट बना के रखा हुआ था, लेकिन अब उस तरीके से हमने प्लानिंग भी की थी, प्रॉपर तरीके से सब कुछ अरेंज किया था, सीट से अरेंजमेंट थी, सब कुछ था, और अचानक से बारिश हो गई। अब बारिश में क्या हो गया, सर हमने तो 1000-2000 की व्यवस्था की थी, लेकिन कितने आ गए, अब बस हमारे पास तो कुल 100-200 ही आ पाए। अब 700-800 का ऑलरेडी क्या होगा, लॉस हो गया ना। तो ऑलरेडी समझिए, तो प्लानिंग क्या हुआ, अब बारिश नहीं होती तो पक्का था कि वो 1000-2000 आते। इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखा है मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब प्लानिंग जो है वो इन्वायरमेंट, जो डायनेमिक मतलब जो बार बार चेंज होने वाला इन्वायरमेंट है, उसमें ये काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या लिखा है देखो, इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट प्लानिंग मे नॉट ऑलवेज बी इफेक्टिव बिकॉज द बिजनेस लैंडस्केप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। प्लान्स आर बेस्ड ऑन प्रेडिक्शंस। हम जो प्लान्स बनाते हैं बच्चों किस पे बनाते हैं, एज अ प्रेडिक्शंस के बेसिस बनाते हैं। मतलब हम ऑलरेडी क्या करते हैं, एज अ एजम्पशंस करते हैं। मतलब हम बनाते हैं सर एजम्पशंस, ठीक है। मतलब पहले से ही सर हम चीज़ों के बारे में समझ लेंगे, भाई इन फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं होना है, सबके बारे में प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करते हैं। एंड but unforeseen events and rapid shifts in the environment can render those predictions inaccurate and the plans ineffective। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम लोग को फ्यूचर नहीं पता होता, कब क्या हो जाए भविष्य में किसी को उसकी जानकारी नहीं होती, ठीक है। अब प्लान भी क्या हो, सेम उस तरीके से ही काम करता है। तो प्लानिंग कभी कभी डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करता है और कभी कभी नहीं भी करता। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग का
तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा कहता है सर कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। भाई बिल्कुल, अब प्लानिंग क्रिएटिविटी रिड्यूस क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई समझो। अब कोई पर्टिकुलर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हैं, अब आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल अथॉरिटी होती है वो सर प्लान बनाती है, और जो हमारी सर जो मिडिल लेवल होता है, समझ रहे हैं, या तो जो इंप्लॉय लेवल जो होता है हमारे पास, ये क्या होते हैं सर, इन बनाए गए प्लान्स के ओनली केवल फॉलोअर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये फॉलोअर्स होते हैं। तो मतलब बस आपने प्लान बना दिया और प्लान को हम ऑलरेडी क्या करेंगे, कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग हमें आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होगी, उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपकी पॉलिसी हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जो इंप्लॉयज के पास जो आइडियाज होते हैं, जो थिंकिंग वैल्यूज होती हैं, जो एक नए नए स्ट्रेटजीज वैल्यू एक स्ट्रेटजी के प्लान्स होते हैं, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। इससे क्या होता है कि प्लानिंग में ऑलरेडी वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। भाई सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओल्ड इंप्लॉय जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो अब सोचो कि किसी बंदे के पास एक तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने का 30 से 40 साल का एक्सपीरियंस है, और कोई एक नया बंदा जिसने अभी बीबीए और एमबीए को क्वालिफाई करके वो कंपनी का मैनेजर बन गया। अब उसने अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, कई तरीके से प्लान बना दिया, लेकिन उससे अच्छे प्लान जो ऑलरेडी थे वो पुराने बंदों के पास है जो ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उनको ये मौका नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि सब प्लानिंग ऑलरेडी रिजिड नेचर है, क्या कि टॉप लेवल अथॉरिटी खाली क्या करती है, जब प्लान मेक करती है। अब सोचो कि अगर उस मीटिंग में अगर ओल्ड एम्प्लॉय को बुला करके सजेशन लिए जाते, आइडियाज लिए जाते, थिंकिंग की जाती, तो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होती ना, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया, वो क्या हो गया, इससे उनकी क्रिएटिविटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वो अपने नए नए थिंकिंग आइडियोलॉजीज को डेवलप नहीं कर पा रहे, बस बने बनाए गए प्लान को फॉलो करते रहिए। अब टीचर ने कहा भाई देखो आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ सकते, बस मैंने आपको बता दिया कि हमने जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर कराए कोई आपको रट्टा मारना है, रट्टू टूता बने रहिए, आप रट्टू टूता बने रहेंगे। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, और आप उसमें अपना कोई दिमाग लगा भी नहीं सकते, नहीं सर मैंने इसको शॉर्ट तरीके से याद कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सर वो आपके नेचर का ही नहीं है, तो एक रिजिड नेचर का हो गया। तो क्या कहते हैं कि प्लानिंग रिड्यूस करता है बच्चों क्रिएटिविटी, जहां पे आप अपनी नई थिंकिंग, अपनी आइडियोलॉजीज, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी पॉलिसी, अपनी वैल्यू को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो देखो क्या लिखा है कि डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। आपको पता है कि ऐसा जो टिपिकली जो ये प्लानिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट डन करती है विथ लोअर लेवल मैनेजर्स सिंपली इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स विदाउट डेविएशन और इंडिपेंडेंट एक्शन। सो दिस लैक ऑफ ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट्स एम्प्लॉयज एबिलिटी टू एक्ट ऑन देयर ओन इनिशिएटिव लीडिंग टू लॉस्ट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एज दे फॉलो रिजिड प्री डिफाइंड पाथ्स रादर देन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज। तो बच्चों क्या होता है कि नए नए आइडिया हमारे पास नहीं आ पाते, इंप्लॉय को बस कुल फॉलो ही खाली करना पड़ेगा, ठीक है बॉस आपने बना दिया, मैं उसको कंपनी में फॉलो कर ले रहा हूँ और फिर हम आगे चले जा रहे हैं। तो प्लानिंग क्या कर रहा है बच्चों, आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन होगा वही जो समय चाहेगा। समय बहुत बलवान होता है बच्चों, टाइम बहुत प्रीशियस होता है, और सबसे बेकार वही होगा, सबसे बदनसीब वही होगा जो टाइम को बर्बाद करता है। टाइम को बर्बाद मत करिए, जितना ज़्यादा आज आप टाइम को यूज़ करेंगे सर उतना ज़्यादा आपकी परफेक्शन लाइफ आगे बन के क्लियर होगी। वक्त बर्बाद करिएगा तो सब खत्म हो जाएगा। आप कितनी भी योजना बना लीजिए, अगर वक्त अगर आपके पक्ष में नहीं है, अगर वो टाइम अगर आपके फेवर में नहीं है, तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए सर आपको अनसक्सेसफुल ही मिलेगा। तो कभी कभी बच्चों क्या करना हो, वक्त सबसे बड़ा होता है। प्लानिंग कितनी भी अच्छी कर लीजिए, लेकिन वही होगा जो समय चाहेगा, जो वक्त चाहेगा। और दूसरी बात बच्चों, एक बात और ध्यान से रखिएगा कि प्लानिंग तो करते रहिए, चलाते रहिए, लेकिन इस तरीके से अपने आप को दिखाते रहिए जैसे आप बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ये सामने वालों की कमजोरी लगे कि अरे बंदा बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर आपको एक दिन खड़े उठना है और सामने वाले को लगे कि अरे आप बहुत कमज़ोर, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और एक दिन बस आपको अपना काम करते रहना है, करते रहना है, बार बार किसी को जवाब नहीं देना है, और एक बार आज आप उठेंगे तो फिर परचम लहराएगा आपका। तो प्लानिंग प्रॉपर तरीके से सोच समझ के करिए जिसमें वक्त भी आपके फेवर में हो जाए, है ना। आइए अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, प्लानिंग इन्वॉल्व एज ए ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल, अब सोचो कभी कभी जो मैनेजर्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो हर फील्ड के मास्टर हों या उनके पास बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज स्किल होती हो, तो कभी कभी क्या करते हैं वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर करते हैं, या बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जीक्यूटर को वो हायर करते हैं कंपनी में। अब उनको बुलाना, उनके लिए मीटिंग अरेंज करना, और तमाम तरीकों के ट्रेनिंग शिफ्ट्स को अरेंज करना, और कंपनी के बहुत सारे उसमें क्या होते हैं खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं।
प्लान बनाना होगा, कई तरीके से अब दिन रात आपकी मेहनत लगेगी, कई सारी टाइम एनर्जी सब कुछ में क्या होगा, वेस्ट होगा। वेस्ट नहीं होता, बल्कि अच्छे प्लानिंग के लिए हम ऑलरेडी सब काम करते हैं, लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, कॉस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को हायर करते हैं आपने कंपनी में अच्छे से प्लान को बनाने के लिए, सर कि मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम गोल को हम कैसे अचीव कर पाए, तो आप एक्सपर्ट हायर करोगे, बंदा आएगा आपकी सिचुएशन को देखेगा, आपके प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को देखेगा, उसके हिसाब से क्या करेगा, प्लान मेक करेगा। तो कभी कभी मैनेजर इस कंडीशन में नहीं हो पाते कि वो अच्छे से प्लानिंग कर पाए, और बार बार वो जो प्लान बना रहे हैं वो फेलियर हो जा रहा है। तब कंपनी सोचती है चलो भाई किसी एक्सपर्ट को हायर कर लो, उनको बुला दो, वो थोड़ा सा कुछ जो भी अब पैसे लेंगे भाई, सीधी सी बात है प्लानिंग बनाएगा। दिमाग तो सर उसी चीज़ का है ना। वो आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी कि भाई एक जहाज नदी में चल रहा था, नदी में क्या, एक समुद्र में दौड़ रहा था, चल रहा था, और उसमें कुछ खराबी आ गई। अब जब खराबी आ गई तो ऑलरेडी उसमें क्या हुआ कि उसके अंदर एक इंजन काम करना बंद कर दिया। सब लोगों ने खूब ढेर सारी मेहनत की उसके ऊपर, खूब अपना दिमाग लगाया, कोई अपना दिमाग लगा रहा, कोई अपना दिमाग लगा रहा है। लेकिन उसी समय उस शिप पे एक बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। तो अब भाई आनंद फानंद भाई लोगों को जान से ज़्यादा तो भाई यही प्यारी होगा, भाई चलो ठीक है तुम पैसा ले लो लेकिन हमारा बना दो। वो बंदा आया, थोड़ा ऑब्जर्व किया, इंजन को देखा ताका, क्या किया, एक हथौड़ा लिया, टक से मारा, और जैसे ही मारा एक हथौड़े में वो इंजन स्टार्ट हो गया। फिर जो शिप थी वो लगातार उस शिप पे दौड़ने लगी, मतलब उस नदी में दौड़ने लगी, समुद्र में। तो जो वहाँ का जो मेन बड़ा आदमी था बोला भाई बताओ कितना रुपया हुआ, जो जिप जहाज़ का मालिक था बोला साहब हुआ 1000 रुपया। अब उस तुरंत दौड़ गया, है ये क्या तरीका है भाई, एक हथौड़े मारने का 1000 रुपया। बोला साहब ये आपको भले लग रहा हो कि ये 1000 रुपये के लिए हथौड़ा मारना है, लेकिन सोचिए हथौड़ा मारने का तो केवल 1 ही रुपया हुआ, लेकिन कहाँ पे हथौड़ा मारना इस चीज़ का 999 रुपया हुआ। समझ रहे बच्चों, एक्सपीरियंस ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका स्किल ये आपकी सबसे बड़ी आपकी पावर है, जिसको जितना ज़्यादा अपने पास रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप समझिए, अब एक्सपर्ट के भी, अब सोचो एक्सपर्ट बंदा आ रहा भाई, तो एक्सपर्ट आएगा, प्लान करेगा, आपके लिए दिमाग लगाएगा, तो पैसा तो चार्ज करेगा ना। क्या लिखा है देखो, लिमिटेशन बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है बच्चों, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स को बनाना, जिसमें कई तरीके से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, टाइम जाता है, मनी जाती है। देखो टाइम होगा, मनी होगी एंड एफर्ट्स होंगे। जो रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, रिक्वायरिंग करते हैं, एज एक्सटेंसिव एनालिसिस किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, एंड पोटेंशियली हायरिंग किया जाता है कंसल्टेंट्स को। तो नए नए जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो आते हैं, हायर होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा, वो एनालिसिस करेंगे, तब जाके कंपनी के लिए प्रॉपर प्लान बनाएंगे। अब उसमें टाइम भी जा रही है, एनर्जी भी जा रही है, वैल्यू भी जा रही है, एफर्ट भी जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ें। अगला क्या कहता है बच्चों, समझिएगा, सेम वही बात। अब भाई प्लानिंग बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्या करना होगा, उसको आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था ना। अब प्लानिंग सोचो, प्लानिंग में क्या था, सबसे पहले आप डिसाइड कर रहे थे सर अपनी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद आपने क्या शुरू किया बच्चों, एज अ डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आपने वो भी किया था। फिर प्रॉपर तरीके से आपने क्या किया, फिर आपने सर तरीके से आइडेंटिफाई किया कई तरीके से प्लान को। आइडेंटिफाई करने के बाद सर उसको क्या किया आपने, प्रॉपर तरीके से उसको इवेल्युएट किया, है ना। फिर आपने तरीके से इवेल्युएट करना शुरू किया, फिर आप इवेल्युएट कर रहे हो, फिर आप सेलेक्ट कर रहे हो, फिर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर आप फॉलो अप कर रहे हो। सोचो कितने तरीके से आप काम करके कंपनी में चल रहे हो। अब सोचो ये टाइम टेकन नहीं है भाई, पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओ, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें आप क्या समझ रहे होंगे कि अभी तक क्या हुआ कि सोचो कि प्लानिंग एक टाइम कंज्यूम प्रोसेस क्यों, क्योंकि सर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको इतने सारे प्रोसीजर से होकर के चलना पड़ता है, जाना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि प्रॉपर तरीके से सर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होगा सर, तो इतने तरीके के सारे बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया बच्चों कि एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हमारे पास आता है। अगला हमारे पास आता है कि प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग एक बात हमेशा श्योर करता है कि हम आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देते, हाँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप हमारे कंपनी में अपने कई तरीके से प्लान को इंप्लीमेंट कर पाते हो, प्लान को फॉलो कर पाते हो, तो 100% ये पॉसिबिलिटी है कि हम आपको सक्सेस दे पाए। लेकिन सक्सेस की गारंटी आपको दे दें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे एक टीचर ने बच्चों को खूब अच्छे से भाई इंस्ट्रक्शन दिया कि बच्चों देखो आपको प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को फॉलो कर लो, इन तरीके से अपने तरीके टाइम टेबल शेड्यूल बना लो, आपको इस तरीके से कंपनी में सारी चीज़ों को क्या करना होगा, अपने पढ़ाई लिखाई में आपको सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। आपने कर लिया, अब ये तो प्लान ही है ना, लेकिन हो सकता है कि ये प्लान जो हमने बना के आपको दिया, बता के आपको दिया, ये सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
भाई सोचो कि एक तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर ने एक प्लान बनाया कि भाई ठीक है, हमारी जो टारगेटिंग क्या है कि भाई हम कंपनी में कम से कम सर 10,000 यूनिट की सर सेलिंग करना चाहते हैं मार्केट में। देखिए मार्केट में कुल हो पा रहा है 8,000, तो आपने जो प्लानिंग बनाया था 10,000 को लेकर के वो तो सर 8,000 पे ही गया, तो 2,000 तो आपको नहीं मिला। तो एक तरीके से जो आपने प्रॉपर प्लान बनाया था तो हो सकता है ना कि वो आपको सक्सेस दे भी और हो सकता है ना भी दे। क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं बच्चों वो एजम्पशंस पे करते हैं, हम वो फोरकास्टिंग पे करते हैं, भाई फ्यूचर के एजम्पशंस को देख के करते। आप जो पैसा रख रहे हो, पैसा जो जमा कर रहे हो, वो प्रेजेंट को देख के कर रहे हो क्या? जो बजट बना रहे हो अभी देख कर रहे हो? नहीं ना, हम किसको देख के करते हैं? फ्यूचर को देख के करते हैं। भाई फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा, कैसे होगा, उन चीज़ों को देखा जाता है। आरी बस समझ में? तो प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी ऑफ सक्सेस, आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देगा, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। हाँ प्लानिंग करिए, प्लानिंग करने से भाई कंपनी तरीके से कई आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। वैसे मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी कंपनी में जो रिस्क होता है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है। क्या है समझिएगा कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस बिकॉज इट रिलाइज ऑन एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। हम फ्यूचर पे डिपेंड है। भाई हमने प्रॉपर तरीके से प्लान करके रखा था 1-2 साल के बीच में, और सर बीच में से कोविड जैसी महामारी आ गई तो काम खत्म हो गया। सबने प्रॉपर तरीके से कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छे खासे इनकम को जनरेट करने के लिए हमने प्लान बना के रखा था, सर गवर्नमेंट के टैक्स और गवर्नमेंट के सर प्लान चेंज हो गए, पॉलिसी चेंज हो गई। समझ रहे हो पॉइंट से क्या है? तो गवर्नमेंट ही सर हमारे पास चेंज हो गई, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी प्लान क्या करता है कि आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अब नहीं देगा तो सर ऑलरेडी वो डीमेरिट है, और दे देता तो हमारे लिए मेरिट हो जाता। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे ये चीज़ें क्या है। आगे बढ़ें, चलिए अब बच्चों आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, इसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान। अब ये टाइप्स ऑफ प्लान क्या है? देखो प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, और प्लानिंग करने के फीचर्स में हमारे पास बहुत सारे तरीके से वैल्यूज आती हैं। तो हर प्लानिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला एक वो प्लान जो सिंगल यूज प्लान होगा, दूसरा वो प्लान जो स्टैंडिंग प्लान होगा। आइए समझते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, आप जो पहला पढ़ रहे हो एज अ प्लानिंग क्या है, हमारे पास सिंगल यूज प्लान, मतलब ऐसे प्लान जिसको वंस टाइम कुल एक ही बार यूज किया जा सके, और एक बार इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद इस प्लान को खत्म कर दिया जाए। और दूसरा बच्चों हमारे पास जो होता है उसका नाम होता है सर स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब भाई जो स्टैंड रहे, जो खड़ा रहे, ठीक है ना। अब स्टैंडिंग प्लान ऑलरेडी क्या हो गया, इसको सर हम बार बार, ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, चेंज भी कर सकते हैं, और बार बार से इसको रिपीटली इसको यूज भी कर सकते हैं, बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। समझ आई बात? और सिंगल यूज प्लान बस कुल एक ही बार, कुल वंस टाइम ही कुल क्या होगा, कुल ये यूज होगा। वो क्या कहलाता है बच्चों? वो जो सिंगल यूज प्लान कहलाएगा। आप टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ेंगे तो अब इन्हीं दोनों के अंदर कैटेगरी में टोटल मिलाकर के हम 8 प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 8 तरीके से मिला दिया जाए तो हमारा पूरा प्लान बन जाता है। तो पहले समझिए सिंगल यूज क्या, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। सिंगल यूज मतलब ऐसे प्लान है जिसको केवल एक ही बार यूज किया जा सके। जैसे आज किसी कंपनी ने अपना एक बजट बनाया, वो बजट ये बनाया कि सर इस साल हमारी कंपनी हमारे पूरे एम्प्लॉय को लेकर के, पूरे मशीनरी टूल्स को लेकर के कंपनी पूरा का पूरा हमारे कंपनी में केवल 5 लाख रुपए का खर्चा करने वाली है। तो आपने ऑलरेडी तरीके से बजट प्रिपेयर कर लिया, तो ये बजट केवल 1 साल के लिए होगा। अगले साल भी आपका 5 लाख का ही बजट होगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, एम्प्लॉय आ रहे हैं, जा रहे हैं, मशीनरी अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को हम अपनी कंपनी में क्या कर रहे हैं बच्चों, एज अ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। वो चीज़ें क्या हो गई, वो सर ये कह रहा है सर कि वो सिंगल यूज प्लान, मतलब आपने कोई एक ही बार बनाया तो हर बार रिपीट नहीं हो पाएगा, चेंज हो पाएगा। तो इस साल के लिए हमने प्लान बना लिया, जैसे गवर्नमेंट भी हर साल प्लान बनाती है, बजट बनाती है, तो हर साल क्या एक ही जैसा बजट बनाती है? नहीं, बार बार चेंज करती है ना। तो ऐसे प्लान जो बार केवल एक ही बार यूज हो सके उसे क्या कहा जाएगा, सिंगल यूज प्लान। जैसे आप मार्केट, आप स्कूल में है, स्कूल में सर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाला है। कुछ स्कूलों में सर कुछ उनका एक फेयरवेल प्लान होगा, ठीक है। कोई सर अपने स्कूल जो होता है वो अपना तरीके से वो क्या बोलते हैं, मतलब अलग तरीके की जो भी कई तरह उनके स्कूल में कई तरह के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्लान्स किए जाते हैं। अब टीचर्स डे का भी प्रोग्राम अभी आने वाला है, उस पर भी तो होंगे। अब सोचिए कि अगर ऐसी सिचुएशन में, अगर ऐसे कंडीशन में, अगर ऑलरेडी क्या होगा, एक बार आपने प्लान बनाया, प्रोग्राम बना लिया, तो क्या बस बार बार आप उस प्लान को ही लेकर के आप आगे चलोगे? नहीं, इस बार की सिचुएशन अलग थी, अगली बार की सिचुएशन उससे डिफरेंट हो पाएगी। हो सकता सर पहले की सिचुएशन कुछ और थी। बात समझ रहे हो? वो चीजें क्या है, सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान बच्चों जो बार बार क्या करता है, जो बार बार इसमें इसको रिपीट कर सके। जैसे स्ट्रेटजी है कंपनी की, कंपनी कोई ऑब्जेक्टिव है, ये बदल भी सकती है, रिजिड नेचर का नहीं है कि नहीं सर एक ही बार हुआ तो उसको बजट नहीं कर सकते, नहीं, आप उस अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। तो आइए बच्चों पढ़िए सिंगल यूज प्लान क्या कहता है। तो भाई सिंगल यूज प्लान कहता है सर कि एक टेम्पररी है, वन टाइम प्लान जो क्रिएटेड किया जाता है टू अचीव स्पेसिफिक यूनिक गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई इवेंट हो गई, कोई शॉर्ट टर्म आपकी कोई कैंपेन चल रही है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर प्लान बना दिया।
भाई गांधी जी ने एक तरीके से प्लान बना दिया, भाई चलो ठीक है हम सत्याग्रह आंदोलन करेंगे, समझ रहे हो, खिलाफत आंदोलन चलाएंगे, मूवमेंट चलाएंगे, तो उन्होंने उसी समय के लिए प्लान किया होगा ना। अब एक मूवमेंट का प्लान लेकर के वो अगले मूवमेंट पे तो इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, समझो, नहीं किए होंगे भाई, वो तो चले गए, ठीक है, राष्ट्रपिता हमारे हैं महात्मा गांधी जी। एक एग्जांपल समझिएगा, अब आज की डेट में आपको मान लिया आपको छोटा सा कोई कैंपेन करना है, आपको छोटा सा अपना कोई एक स्ट्रेटजी लगानी है, आपको अपना कोई छोटा सा प्रोग्राम हैंडल करना है। सर उस छोटे से प्रोग्राम को 100% फुली सक्सेसफुली क्रिएट करने के लिए, कवर करने के लिए आप एक बार प्लान बनाओगे, और जैसे ही वो सर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपका प्लान भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है प्लान जो ऑलरेडी बच्चों होते हैं, वंस द गोल इज अकम्प्लिश्ड, एक बार जब गोल आपके बच्चे अचीव हो जाते हैं, द प्लान इज डिस्कार्डेड, प्लान को डिस्कार्ड में उठा के फेंक दिया जाता है, एंड नॉट यूज्ड अगेन फॉर रिकरिंग सिचुएशन, और बार बार आप उसे यूज नहीं कर सकते, एक ही बार यूज करेंगे देन कहानी खत्म। आइए सेकंड नंबर पॉइंट बच्चों, ये क्या कहता है सर, ये कहता है सर स्टैंडिंग प्लान्स या ऑनगोइंग प्लान्स कहेंगे, ये लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे इसको आप रिपीटली यूज कर सको, बार बार यूज कर सको, अपनी स्ट्रेटजी आप चेंज कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी आप लॉन्ग टाइम तक जब तक चाहो तब तक आप उसे अपने पास रख सकते हो, स्ट्रेटजी है। आपको सब अपने कंपनी की पॉलिसी बार बार चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भाई नो क्रेडिट पॉलिसी हियर, भाई ठीक है आपकी पॉलिसी है, समझ रहे हो। तो जब तक आप चाहें आप अपने प्लान को रखे रहिए, वो क्या हो गया, स्टैंडिंग प्लान हो गया। वो ऐसा नहीं सर कि प्लान खत्म हो गया तो भाई उसको भी खत्म कर दो, नहीं, स्टैंडिंग प्लान मतलब रहेगा, स्टैंड मतलब अंगद के पैर की तरफ जमा के रखेंगे। सो एंड कंटिन्यूटी, तो स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसी में क्या होता है बच्चों, जैसे पॉलिसीज आ गए, प्रोसीजर्स आ गए, कुछ रूल्स हो गए, कोई गाइडेंस हो गए डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, तो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दे कैन बी मॉडिफाइड ओवर टाइम, और इसको कभी भी वो अपने आप तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो अब आइए बच्चों, अब इनके बारे में ही हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लान हमारे पास क्या क्या है। चलिए बच्चों, पहला आता है सर, पहला कौन हमारे पास है भाई, पहला हमारे पास है सर एज अ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले से ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट। स्मार्ट मतलब सर स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलिवेंट हो और टाइम बाउंड हो। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या है सर, ऑब्जेक्टिव अब किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि सर इस साल जो हमारी जो देखो लिखा भी हुआ है क्या कि सर इस साल कमी जा रही है कि 10% हमारा सेल इंक्रीज हो जाए। तो भाई जो 10% हमारा जो इंक्रीज आपकी बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्या है आपके ऑब्जेक्टिव है। इस साल आप 1 लाख की सेलिंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हो कि इस साल आपको 10% ज्यादा हो जाए, तो आप चाह रहे हो ना कि इस साल सर 1,10,000 की क्या हो जाए, मार्केट में सेलिंग हो जाए। ये आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं बच्चों, डिफाइन एंड रिजल्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में जब कोई कंपनी ये डिसाइड कर ले कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को विद इन टाइम क्या करना है, अचीव करना है। भाई कंपनी कई तरीके से प्लान बनाती है, सर इस साल हमने 1000 स्कूटर बनाए, तो सर कंपनी चाह रही है सर कि अगले साल हम इसको 1200 कर लें। सर इस साल हमने सर हमारी कंपनी ने 1 करोड़ बिस्किट पैकेट बनाए थे, लेकिन सर हमारी कंपनी में सर हो क्या रहा है सर कि मार्केट हमारे बिस्किट्स की बहुत डिमांड है, तो सर हम चाह रहे हैं कि अगले साल जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव हो गई वो ये होगी सर कि हम अगले साल 1 करोड़ 50 लाख मतलब 1.5 करोड़ पैकेट क्या कर लेंगे, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करेंगे। ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या हो बच्चों, मैंने बताया था स्पेसिफिक हो, ठीक है, मेजरेबल जिसको मेजरमेंट किया जा सके, अचीवेबल जिसको अचीव किया जा सके, रेलिवेंट जो आपकी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के ही अनुरूप हो, एंड टाइम बाउंड मतलब एक टाइम बाउंड फिक्स कर दीजिए कि मुझे 1 महीने में काम करना है कि 1 साल में काम करना है कि 1 दिन के अंदर काम करना है। आई बसों में तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बच्चों, स्मार्ट हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ऐसी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है, टैक्टिकल कवर करते हो एंड ऑपरेशनल लेवल पे आप पूरा वर्क करते हो। भाई या तो आप चाहोगे ना कि भाई मार्केट में हमारा जो शेयर है वो 5% हो जाए, मतलब अभी हमारी जो भी भागीदारी है, ठीक है, हम अभी सर 20% अभी मेरी मार्केट में हिस्सेदारी है, तो हम चाहेंगे ना मेरा 5% हिस्सेदारी मेरी और बढ़ जाए, या 10% मेरा इंक्रीमेंट क्या हो जाए और बढ़ जाए। तो भैया हमारा ऑब्जेक्टिव है, भाई कंपनी चाह रही है, एक मैनेजर सोचिए कि वो चाह रहा होगा ना भाई कि हमारी फिलहाल कंपनी की जो टोटल अर्निंग वो 10 लाख रुपए इस साल कंपनी की, तो अगले साल हम 15 लाख कमाएं, उसके बाद 25 करें, 30 करें। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बच्चों भी तरीके से स्टैंडिंग प्लान है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो, और जब तक आपको लगे आप उसे अपने पास रख सकते हो। चलिए बच्चों आगे आइए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड बच्चों कहता है एज अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी किसे कहते हैं, क्रिकेट का मैदान, 2 क्रिकेट टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने जा रहा है, और इंडिया टीम उतरी, और इंडिया टीम के कैप्टन ऑलरेडी ने पहले डिसाइड कर दिया कि हम जब भी मैदान पे उतरेंगे तो एग्रेसिव मोड पे खेलेंगे। क्यों, ये हमारी स्ट्रेटजी है। सामने से सर थोड़ा सा खेलना शुरू करिए, मन में दहशत नाम की चीज है, तेरी सामने टीम तो हमसे मजबूत है, हम तो सर एक न्यू टीम को लेकर के अभी आ रहे हैं, खेलने आ रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो एक उन्होंने प्लान बना लिया कि हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे खेलेंगे और एग्रेसिव मोड पे काम करना शुरू कर देंगे। वो क्या हो गया, वो हो गई सर स्ट्रेटजी।
आई बात समझ में? तो क्या है बच्चों, तो समझिएगा। अब जैसे क्या कि स्ट्रेटजी इज अ टाइप ऑफ प्लान दैट आउटलाइंस एन ऑर्गेनाइजेशनल्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव देम। स्ट्रेटजी क्या है बच्चों, देखिए समझिएगा। आपको पता है ना, हमारे कंपनी में जैसे जियो ने ये डिसाइड किया कि भाई आज की डेट में हमारे कंट्री में लोअर प्राइस पे अगर इंटरनेट अवेलेबल कराया जाए, क्या चीज, लोअर प्राइस पे, तो उन्होंने देखा तो इनको क्या होगी, तो उनकी एक स्ट्रेटजी काम आ गई। उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली कि भाई लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट पे क्या कर रहे हैं कि वो परचेस नहीं करना चाह रहे, मतलब हाई रेट पे इंटरनेट परचेस करना नहीं चाह रहे। क्या किया जाए, उनकी स्ट्रेटजी आगे सर क्या करेंगे कि लोअर प्राइस पे एज अ मार्केट में क्या करेंगे, एक तरीके से इंटरनेट को अवेलेबल करा देंगे। समझ रहे हैं, वो कंपनी की स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो गई भाई, कंपनी कह रही है नहीं सर थोड़ा सा हम एक डिस्काउंट देके देखें। अगर मार्केट में अगर कंपनी डिस्काउंट देके देख रही है या कंपनी थोड़ा सा रिबेट देके देख रही है, तो सर ये भी कंपनी की स्ट्रेटजी है। क्यों कि सर अगर बहुत ज़्यादा कस्टमर क्रिएट करने हो तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो स्ट्रेटजी ऑलरेडी क्या होगी बच्चों, हमारी चेंज होगी। इसकी तरीके से डिस्काउंट या दे करके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलो बच्चों ये भी स्टैंडिंग प्लान में आ जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट देखो बच्चों क्या कहता है। तीसरा कह रहा है सर पॉलिसी। भाई देखो पॉलिसी ये स्कूल की है, आप स्कूल पढ़ाई करते हैं कि मोबाइल फोन आप कैरी नहीं करेंगे, स्कूल की पॉलिसी है। स्कूल की पॉलिसी सर एक तरीके से सर कि आपको ऑन टाइमिंग पे आपको 15 तारीख के पहले 10 तारीख तक के पहले आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, उसकी पॉलिसी है, रूल नहीं है ये, क्या है पॉलिसी है। नहीं आप जमा करेंगे फिर आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाएगा, आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी, तो आपके थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्कूल की पॉलिसी है। किसी दुकानदार ने अपने दुकान के आगे लिख दिया नो क्रेडिट पॉलिसी, मतलब हमारे यहाँ सर क्रेडिट नहीं बिकता, हम कोई सामान उधार में नहीं देते, या नो बार्गेनिंग, हमारे दुकान में बार्गेनिंग नहीं होगी, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड दाम। क्या होगी सर, बिल्कुल सर हमारा एकदम ऐसी दुकान है सर कि बस आप आइए, जो हमने आपको दाम कह दिया उसी दाम पे, ना हम आपकी सुनेंगे ना आप हमारी सुनिएगा, बस हमने आपको जो कह दिया आपको उतने दाम पे खाली क्या करना होगा, देना होगा। ये क्या हो गई सर, ये किसी कंपनी की पॉलिसी हो गई। अब पॉलिसी क्या कहता है बच्चों, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान क्या है, दैट सर्व एज अ ब्रॉड स्टेटमेंट इंटेंट प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस देती है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए एंड एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो पॉलिसी डिफाइन करती है बच्चों एक जनरल बाउंड्री को, प्रिंसिपल्स को, ठीक है, जो मस्ट ऑपरेट करता है, जो एड्रेसिंग करता है रिकरिंग प्रॉब्लम्स को। भाई कोई प्रॉब्लम है ना, भाई अब सोचो कि अगर मैंने एक तरीके से क्रेडिट पॉलिसी भी बना दी कि भाई हमारे उधार, अब मुझे लग रहा है कि भाई क्रेडिट पॉलिसी ऐसा लिख देने से कि नो क्रेडिट, हमारी दुकान में कोई उधारी अवेलेबल नहीं होगा, तो मुझे इससे ये लग रहा है कि भाई बहुत सारे कस्टमर हमारी दुकान पे नहीं आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ी सी अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मैंने कर दिया भाई ठीक है, मैंने वो नो क्रेडिट वाला जो बैनर था मैंने उसको हटा दिया। अब ये नहीं लिखा कि भाई उधार ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। इससे क्या हुआ, अब जब कस्टमर को ये नहीं दिख रहा है कि नो क्रेडिट या नो बार्गेनिंग, तो उससे क्या होगा, कस्टमर हमारी दुकान पे चढ़ा, अब वो बार्गेनिंग करना शुरू किया। अब मैं देख रहा हूं सर जो कस्टमर मेरे पास एक भी नहीं आ रहे थे, अब मेरे पास कस्टमर आना क्या हो गए, सॉल्व हो गए। तो पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाई जाने वाली जो वैल्यूएबल पॉइंट है उसको कहा जाता है पॉलिसी। क्या कहा जाता है बच्चों, पॉलिसी कहा जाता है। आई बस सब में, तो प्रॉब्लम थी कि हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, अब क्या हो गया, तो प्रॉब्लम सर सॉल्व हो गई, उस बैनर को हटा दिया जहां पे लिखा था नो बार्गेनिंग नो क्रेडिट। अब सर कस्टमर हमारे पास आ गया, बार्गेनिंग भी कर रहा है, और जो एक रीजनेबल प्राइस पे किसी गुड्स को देना चाहिए वो हम अवेलेबल भी करा दे रहे हैं। समझ में आई बात? चलिए बच्चों आगे आते हैं। चौथा नंबर पॉइंट बच्चों, अब देखो बच्चों चौथा क्या कहता है, प्रोसीजर। अब देखो प्रोसीजर क्या होता है। आप कभी एज अ टीचर, मैं बात बताता हूँ, हम लोग जब किसी स्कूल में गए एज अ अपॉइंट के लिए, मतलब सर हम लोग को एज अ जॉब चाहिए, एज अ पढ़ाने के लिए गए, तो पहले बोला सर कि आपको वहाँ से एक फॉर्म लेना पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, हम लोग वहाँ चले गए, फॉर्म लिया। सर उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और सब फिलअप करने में उसे आप सबमिट कर दीजिए। हमने फॉर्म लिया और जाके उसे सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर हमें सर वहाँ बताया गया सर कि अब आपका छोटी कुछ देर में एक डेमो क्लास होगी। फिर हम लोग डेमो क्लास में भी गए। फिर डेमो क्लास के बाद सर बताया गया कि सर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। फिर वो एक इंटरव्यू भी हुआ। फिर इंटरव्यू के बाद सर हमको बधाई दी गई, सर की बधाई हो, आपको हमारे स्कूल में शामिल कर लिया गया है। समझ रहे हैं? इंटरव्यू करने के बाद फिर मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई वो प्रिंसिपल से कर दी गई। फिर वो जो मेरी मीटिंग हुई, फिर वो जो डायरेक्टर थे स्कूल के या मैनेजर थे उनसे मेरी मीटिंग कर दी गई। एक समझ रहे हैं सिनेरियो चल रहा है, एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जहां पे किसी कंपनी में किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो किया जाए। दैट्स कॉल्ड अ प्रोसीजर। पहले फॉर्म लेना, फिलअप करना,
सबमिट करना, देन डेमो, देन वाइवा, देन इंटरव्यू, देन दिस करके, देन प्रिंसिपल्स मीटिंग, मैनेजर मीटिंग, देन यूज कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे स्कूल के पार्ट हो गए। समझ रहे हैं बच्चों? आप भी अपने स्कूल में जाते होंगे, सोचिए कि आपको ऐसा किसी दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन लेना होगा, आप भी तो काम कुछ ऐसा ही करते होंगे। आप उस स्कूल के जाके एडमिशन फॉर्म लेके आते होंगे, फिलअप करते होंगे, फिर उसे पर्टिकुलर डेट पे जाकर के कुछ फी के संग आप जाकर भर देते होंगे। फिर जमा करने के बाद आपको बुलाया जाता होगा, बच्चों का आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है, आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए वापस पहुंचते हैं, वहाँ पे आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं। फिर आपको क्या थे, स्कूल में एक छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर आपको आपको बता दिया जाएगा भाई कि आपको बधाई हो, आपसे हमारे स्कूल की ज्वाइनिंग हो गए। अब कल से आप अपने पास हमारे स्कूल का ये ड्रेस होगा, ये चीज़ें प्रोसीजर होंगे, ये टाइम टेबल है, ये दुनिया भर की चीज़ें आपको उसमें क्या समझा दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। वो क्या हो गया बच्चों, वो प्रोसीजर हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं बच्चों, ऐसा प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। ठीक है, और देखो ये भी लिखा हुआ है, क्या है कि सर प्रोसीजर आर अ टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान दैट आउटलाइंस अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेप। ये क्या बच्चों, या तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है या एक्शन है, टू बी फॉलोड फॉर अ पर्टिकुलर रिकरिंग एक्टिविटी। इंश्योर करता है बच्चों एज अ कंसिस्टेंसी को और एफिशिएंसी को। और ये स्टेप क्या होते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, एक डिजाइन होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, एस्टैब्लिश पॉलिसी के लिए। तो ऑलरेडी क्या है बच्चों, तो एक तरीके से ये जो पॉलिसी या सिंगल यूज बजट तरीके से काम आते हैं। तो ये प्रोसीजर भी क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से उसे, अब ये तो बार बार चलता रहेगा ना, किसी भी कंपनी में एज अ टीचर के लिए आप अप्लाई करने जाइए, चाहे आप एज अ स्टूडेंट के अप्लाई करने जाइए। समझ रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से सिनेरियो फॉलो होता है। ये वही चीज़ क्या हो गई, आप सोचो अब बैंक में भी सर आपको प्रॉपर तरीके से अगर पैसे निकालना होगा तो पहले आप जाएंगे, नॉर्मल तरीके से एक फॉर्म फिलअप करेंगे, फिलअप करके फिर एक लाइन लगाएंगे, फिर लाइन लगाने के बाद आप पहुंचेंगे भाई साहब, बैंकर वाले भाई साहब के पास, फिर वो देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपसे सिग्नेचर कराएंगे, फिर आपको वो क्या कर देंगे, पैसे देंगे। तो प्रॉपर आप एक स्टेप फॉलो करो, आप एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में चल रहे हो, है ना। वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा प्रोसीजर। क्लियर बात? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों बताता है एज अ मेथड। मेथड क्या होता है भाई, देखो किसी भी काम को करने का हमारे पास एक वन बेस्ट वे होना चाहिए। में एक बेटर तरीका, एक बेस्ट तरीका हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। मेथड क्या होता है भाई, किसी भी गोल को अचीव करना हो, सर हमारे पास ये पर्टिकुलर मेथड है। सर हमें अपने गोल को विद इन टाइम अचीव करना है, हाँ उसके लिए भाई हमारे पास ये वाला मेथड अवेलेबल है। हमारे पास सर, हम चाहते हैं सर कि हमारे यहाँ जितने सारे स्टाफ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएं, हाँ भाई उसके लिए भी हमारे पास मेथड है। प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, बंदा एफिशिएंट हो जाएगा। अरे बस बच्चों, तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, तो मेथड बच्चों बताता है किसी भी कंपनी में कि सर मेथड इज स्टैंडिंग प्लान, एक स्टैंडिंग प्लान है जो प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड, सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमैटिकल वे किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने का, टास्क को परफॉर्म करने का। और इनका मेन फोकस होता है बच्चों एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस फॉर अ रिकरिंग जॉब। तो भाई आपके पास एक अच्छा खासा मेथड है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, किसी पर्टिकुलर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए, आ गए और आपको क्या किया जाए, तो आपको तुरंत आपको वहाँ पे ऐसा कुछ एक मेथड मिलेगा। जैसे क्या होता है कि पर्टिकुलर आप मैथमेटिक्स लगा रहे होंगे क्वेश्चन, या आप अकाउंटेंसी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस समय में आपको क्या आपके पास पर्टिकुलर मेथड होगा कि भाई ये मेथड लगा देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियाँ होती हैं, वो भी अपने पास हर एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, समझने के लिए क्या होता है, उनके पास भी प्रॉपर एक मेथड होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मेथड क्या हो गया बच्चों, किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए वन बेस्ट वे या वन बेस्ट एफर्ट, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मेथड। ठीक है, चलो भाई कोई नाराज हो गया तो नाराज को मनाने के लिए आपके पास कोई ना कोई सर एक स्ट्रेटजी भी होगी और एक मेथड भी होगा। भाई ठीक है, पहले ऐसे करके ऐसे मना लेते हैं, नहीं माना तो दूसरा मेथड है, उससे अप्लाई कर लेंगे। तो क्या होगा कि अच्छा आप कई तरीके से अप्लाई करते हो, लास्ट में अपना ब्रह्मास्त्र निकालोगे। अच्छा भाई ठीक है, हमारे पास अब ये मेथड है, इस मेथड से बात करेंगे तो चीज़ें सॉल्यूशन तो हो ही जाएंगी। वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया मेथड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों आइए, अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, अगला पॉइंट कहता है सर एज ये तो मेथड तो हो गया है ना, मेथड के बाद क्या आता है हमारे पास, रूल। भाई रूल क्या है, रूल समझिएगा, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर को व्हाइट कोट पहनना है, लॉयर को एज अ ब्लैक कोट पहनना है, ये उनका रूल है। आप स्कूल में जाएंगे तो मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे, फ्राइडे को आपको अलग ड्रेस पहनना होगा। वेडनेसडे और आपका जो सैटरडे है उसमें आपको अलग ड्रेस वेयर करना पड़ेगा। हर स्कूल का अलग अलग होता है, तो एक पर्टिकुलर आपको एक ड्रेस बना दिया गया। समझ रहे हैं, वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया आपका एक रूल हो गया। तो किस उस रूल को फॉलो करना है, क्या डूज हैं हमारे कंपनी में, क्या डोंट्स हैं, उसको भी फॉलो करना होगा, वो रूल्स है। तो
तो भाई रूल तो फॉलो करना। अब रूल फॉलो अप ना करिए तो आपको पेनल्टी होगी, आपको सस्पेंशन किया जाएगा, अलग तरीके से होती है। तो उस तरीके से डिसिप्लिन में आने का ही मतलब बच्चों ये होता है कि रूल को फॉलो करना। जो बंदा रूल फॉलो कर लेगा, जो डिसिप्लिन हो जाएगा, वो कल के दिन सक्सेसफुल लीडर बनेगा। और जिसके लाइफ में कभी भी रूल और डिसिप्लिन ही नहीं रहा सर, वो लीडर कभी नहीं बन सकता। निशानी होती है बच्चों सक्सेसफुल लीडर बनने की कि जितना ज़्यादा वो डिसिप्लिन में रहेगा, जितना ज़्यादा वो रूल को फॉलो करेगा। आई बात बच्चों समझ में? तो ये समझिएगा, ये पूरा तरीके से पूरा एक सिनेरियो हमारा वर्क कंप्लीट करता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे शुरू करते हैं बच्चों। एक बात कही जाती है ना बच्चों कि एग्जाम्पल कहा जाता है कि भाई कि हार से डर जाने से अच्छा है, समझ रहे हैं, हार से ऐसे डर जाने से अच्छा है कि जीत की कोशिश में आदमी मर जाए। हार से डर जाने से अच्छा है कि जीत की कोशिश में क्या हो जाए, मर जाए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में, ठीक है, कदर उनकी करना जो तुम्हारी कदर करे। क्या बोला? कदर उनकी करना जो तुम्हारी कदर करे। हद से ज्यादा गुलामी करना भी आपकी इज्जत की नीलाम कर देती है। हद से ज्यादा किसी का, समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला, समझ लीजिएगा। देखो बच्चों, आप बताऊं आपको, देखो बच्चों एक बात बताऊं, हार से डर जाने से अच्छा है कि जीत की कोशिश में मर जाया जाए। क्या? हार से डर जाने से अच्छा है क्या कि जीत की कोशिश में मर जाए। सर सफलता है सर, वीरों की कहानी हम लोग ऐसी नहीं सुनते। और जिंदगी में एक बात बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, कदर उनकी करिएगा जो आपकी कदर करे। कदर उनकी करिएगा जो आपकी कदर करे। ज्यादा किसी की गुलामी करने से इज्जत की नीलामी हो जाती है, समझ रहे हैं? इसलिए ज्यादा किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, वरना उससे क्या होता है, हद से ज्यादा इज्जत की नीलामी हो जाती है। इसलिए कदर करिए उनकी जो आपकी कदर करें। बहुत ज़्यादा जी हुजूरी करने से क्या होगी, आपकी इज्जत नीलाम होगी। ध्यान रखिएगा आगे चीज़ों को। क्यों? ये भी प्लानिंग का ही एक पार्ट है। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिए, जिसने आपको भेजा है ना वो भी तो कुछ प्लान करके ही भेजा होगा। बस आप अपना कर्म करते रहिए, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। समझ रहे हैं? आइए क्या कहता है बच्चों, रूल कहता है भाई कि क्या हमारी कंपनी के लिए डूज है और क्या हमारी कंपनी के लिए डोंट्स है। क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से कंपनी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करिए। अगर आप किसी रूल को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते बच्चों तो क्या होगा, उसमें आपके लिए सस्पेंशन ऑर्डर आ सकते हैं, आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। वो क्या है बच्चों, तो प्रॉपर तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का हमारे पास एक एथिकल कोड होता है, इसको रूल कहते हैं। क्या कहता है, व्हाट मस्ट और व्हाट मस्ट नॉट, क्या हमारे जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। बी डन इन अ सिचुएशन अलाउिंग फॉर नो फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। हो सकता है कि आज आपका ड्रेस गीला हो तो आप पहन के ना जाओ, लेकिन अगली बार आप बार बार एक ही चीज बहाना नहीं लेके जा सकते, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आपके पास हो जाए। तो क्या कहता है बच्चों, एज अ मैंडेटरी फॉर ऑल, ये सबके लिए कि सब लोग उसको फॉलो करें, इंप्लॉइज भी फॉलो करें विद कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन कंप्लायंस। आई बात समझ में? तो इंप्लॉयर भी फॉलो करेगा और इंप्लॉय फॉलो करेगा। ये भी हमारा क्या टाइप ऑफ प्लान का एक अच्छा खासा एग्जांपल है। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, बजट। अब बजट कौन है भाई, बजट भी हमारे पास सर जब भी है वो सिंगल यूज है। भाई एक बार किसी कंपनी ने बना दिया कि भाई ठीक है, इस बार जो हमारा जो टारगेट है वो 50,000 पर मंथ रिसीव करने का है, मतलब इतनी की सर सेलिंग हमारे पास मार्केट में हो जानी चाहिए। तो कंपनी तरीके से सेलिंग का बजट बना दिया, प्रोडक्शन का बजट बना दिया भाई कि हमारे पास 1 लाख रुपए का जो प्रोडक्शन है वो सर हमारी कंपनी में बन जाना चाहिए। वो क्या हो गया भाई, वो भी बजट हो गया। लेकिन बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर आपने इस महीने अगर 1 लाख रुपए का प्लान, 1 लाख आपने बजट बनाया है तो उस बजट के आपने कुछ तरीके से प्रॉपर प्लान भी किया होगा। तो ये जो प्लान होगा तो एक बार जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लिया, आपका प्लान क्या हो गया, डिस्कार्ड चला जाएगा। मतलब एक बार वो प्लान यूज हो गया देन सर वो गई कहानी। आई बस दोबारा फिर आप उस प्लान को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा फिर आपकी सिचुएशन, आपका एक्सप्रेशन, आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट तरीके से।
इज इट क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है कि बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वन टाइम पीरियड और इवेंट एंड इज नॉट इंटेंडेड टू बी रिपीटेड। तो बार बार इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट भी सोचिए हर साल क्या करती है, हमारे लिए प्लान करती है। गवर्नमेंट भी हर साल क्या करती है, हमारे लिए बजट बनाती है। तो क्या एक ही जैसा बजट है वो बार बार रिपीट करती है? नहीं करती ना। बार बार क्या करती है, वो चेंज करती है। इस साल सर रेलवे पे ज़्यादा फोकस किया तो अगले साल डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करेगी। अगले साल डिफेंस पे ज़्यादा फोकस किया था तो सर उसके अगले साल जो होगा सर वो होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करेगी। समझिए हर बार अपने आप गवर्नमेंट क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो एक बार जब बजट प्रिपेयर हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो क्या कहलाता है बच्चों, एज अ बजट कहलाएगा। तो हर कंपनी भी अपने टारगेट, अपने गोल को अचीव करने की जो बजट बनाती है वो बजट भी सिंगल यूज प्लान के कैटेगरी में आता है। बाकी अपने इसके पहले जितने सारे प्लान पड़े थे सब वो स्टैंडिंग प्लान थे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों लास्ट पॉइंट समझते हैं, वो क्या है। लास्ट पॉइंट बच्चों कहता है एज अ प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम में बच्चों जितने अभी तक आपने इसके पहले सातों पढ़े ना, सातों प्लान, 7 प्लान पढ़ा था, आप उनको ऐड कर दीजिए और सारे लोगों को आप ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या बना सर? प्रोग्राम बना कि सर एज अ 5 सितंबर को हम सभी लोग क्या करेंगे, एज अ हैप्पी टीचर्स डे मनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग स्कूल में अपना खूब ढेर सारा पैसा जुटा करके, समझ रहे हैं, अपने स्कूल में हम लोग सर ढेर सारे पैसे जुटा करके, प्रिंसिपल से परमिशन ले करके किसी तरीके से क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एज अ टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल टीचर हमारे लिए होते हैं, हम सर उनके लिए बहुत अच्छे से खूब सेलिब्रेट करेंगे, अपने क्लास टीचर के लिए करते हैं। जिस टीचर को हम बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, अच्छा समझते हैं, उनके लिए हम अपने मन से, दिल से करते हैं। भाई एक स्टूडेंट की भावना भी तो होती है, और स्टूडेंट की भावना को जो टीचर क्या होता है वो आसानी से, ईजी तरीके से समझ जाता है। लेकिन सर जैसे ही उसके बाद सर वो एक हैप्पी चिल्ड्रन डे भी आता है, सर इस दिन पता नहीं कैसे सर जितने जो टीचर्स होते हैं सभी भूल जाते हैं सर कि हम लोग भी तो बच्चे हैं, हम भी कभी बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, है ना, और दुनिया कहती है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बच्चों ये जो हैप्पी चिल्ड्रंस डे है, अब इसमें भी तो भाई थोड़ा सा आपको तो लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट होता है कोचिंग में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, हर जगह पे, लेकिन सर ये कहाँ गायब हो जाता है? चिंता मत करिए बच्चों, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे खूब बढ़िया तरीके से, खूब एंजॉय करेंगे चिल्ड्रंस डे को भी, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया गाना भी गाया जाएगा। लेकिन आप समझिएगा टीचर्स डे क्या है बच्चों, एक प्रोग्राम है, या चिल्ड्रंस डे क्या हो गया। चलिए आज इसको हटा दीजिए, हम चिल्ड्रंस डे की बात करेंगे। अब सपोज कि हमको चिल्ड्रन डे के लिए क्या करना होगा, अच्छे तरीके से, ये मेरा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के लिए सर हमें क्या बनाना होगा, स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि सर चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करना है, प्रोग्राम ही हमारा है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्ट्रेटजी बनानी होगी, पॉलिसी बनाना होगा, रूल बनाना होगा, एक मेथड लाना होगा, बजट प्रिपेयर करना होगा, प्लान बना प्रॉपर तरीके से सब सेट करना होगा ना। तो जब सबको हम सेट करेंगे, सबको एक साथ मिलाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बनेगा प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेसफुली। और एक बार हमने हैप्पी चिल्ड्रन डे बना लिया, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, सब प्लान ऑटोमेटिक लेवल पे खत्म हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं, वहां पे चीजें क्या हो गई, ऑटोमेटिकली वहां पे वो चीजें खत्म। तो एक बार प्लान सेलिब्रेट हो गया, एक बार प्लान इंप्लीमेंट हो गया, प्रोग्राम सेलिब्रेट हो गया, सर क्या हो गया, प्लान्स कैंसिल, मतलब प्लान्स क्या हो गया, ऑलरेडी बार डिस्कार्ड चल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। तो जिसमें क्या लिखा है बच्चों, सिंगल यूज प्लान डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक नॉन रिकरिंग गोल इनकम्पैसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे बच्चों, पॉलिसीज होंगे, बजट होंगे, और सबको प्रॉपर मिला करके एक तरीके से किसी प्रोग्राम को हैंडल कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो टीचर्स डे हम लोग को सेलिब्रेट हो या न हो, लेकिन बच्चों के लिए हम लोगों को चिल्ड्रंस डे क्या करना होगा, हम लोगों को सेलिब्रेट करना ही करना है। और ये पक्का करूंगा, अपने कोचिंग के बच्चों के लिए तो हम लोग पक्का श्योर करेंगे कि चिल्ड्रंस डे हम लोग सेलिब्रेट करें, बच्चों के हिसाब से, बच्चों के मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें हम लोग लाएं, परचेस करें, हंसी मजाक करें, एंजॉयमेंट करें। वो सब चीज़ें अगर एक जगह पे हो जाएंगी बच्चों तो बहुत आनंद, बहुत मजा आने वाला है ना। तो समझिए ये क्या बच्चों, एक प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए हमें, वो सारे के सारे प्लान्स चाहिए, चाहे वो सिंगल यूज प्लान हो, चाहे स्टैंडिंग प्लान हो। और जब सबको मिला लेंगे और एक बार हमारा ये प्लान बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट हो गया, तो हमारा प्लान भी ऑलरेडी क्या होगा सर, उस प्रोग्राम के संग खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरा पॉइंट पढ़ लिया, अच्छे तरीके से समझ भी लिया क्या चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थी, क्या नहीं थी। तो चैप्टर नंबर 4 का ये जो पार्ट नंबर 2 का बच्चों वीडियो था, जिसमें हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग और टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में प्रॉपर तरीके डिस्कशन किया। एक लंबी चौड़ी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी कवर किया है, अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में भी हमने देखा।
केस स्टडी तो नहीं, केस स्टडी हम लोग बच्चों बाद में देखेंगे PYQ क्वेश्चन में, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़े, हर एक के बारे में डीपली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक्सप्लेनेशन किया। तो बच्चों आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, समझिए, इंजॉय करिए, और जो चीज़ आपको लगे डाउट कोई हो तो बिल्कुल आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपका इंतजार रहेगा। तब तक बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।